नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भारत के संविधान में आज हम लोग पढ़ रहे हैं निर्वाचन, इलेक्शन का। हमने लिखा है चुनाव आयोग से लेकर मतदान केंद्र तक की संपूर्ण जानकारी। यानी भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो कैसे काम करता है, वहाँ से लेकर के एक जो सबसे छोटा स्तर होता है जहाँ पे चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, मत डाले जाते हैं, वहाँ तक की पूरी प्रक्रिया जो संवैधानिक है, संविधान में वर्णित प्रक्रिया है, उसका हम लोग आज वर्णन करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। देखिए, इलेक्शंस, निर्वाचन, यहीं से हम बात शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि जो हमारा संविधान है उसका एक भाग है 15। भाग 15 में निर्वाचन के बारे में पूरा विवरण दिया गया है। और अगर आर्टिकल की बात करें तो भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक में इसका वर्णन है। 324 में इलेक्शन कमीशन का वर्णन है, यानी चुनाव आयोग का वर्णन है। इसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग भारत की एक संवैधानिक संस्था तो है ही। चुनाव आयोग में जो सदस्य होंगे वो 3 सदस्य होंगे, यानी कि 3 स्तरीय होगी। शुरुआत में जब इसका गठन हुआ तो उसमें केवल एक ही सदस्य होता था, उसको बोला जाता था चुनाव आयुक्त। इस समय वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त, यानी कि कुल 3 आयुक्त होते हैं। यानी इलेक्शन कमीशन में, निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होते हैं वर्तमान में, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त, और इन तीनों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अब देखिए मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यही भारत में चुनाव कराता है। आप जानते हैं कि जो भारत में चुनाव होता है वो 2 प्रकार से होता है। 2 तरह के चुनाव भारत में होते हैं। एक चुनाव होता है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि प्रत्यक्ष, और एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष तो पहले हम समझ लेते हैं कि प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है और अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब होता है जहां जनता सीधे किसी को चुनती है, जनता वोट करती है, और अप्रत्यक्ष में जनता वोट नहीं करती, बल्कि जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए हैं वो किसी और को चुनते हैं। तो जनता किसको किसको चुनती है आप जानते हैं। एक तो सांसद को चुनती है जिसे लोकसभा सदस्य बोलते हैं, और किसको चुनती है जनता? विधायक को चुनती है जिसको विधानसभा का सदस्य कहते हैं। डायरेक्ट, किसी भी सांसद का चुनाव डायरेक्ट होता है, यानी कि एक आम आदमी जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है वो जाकर के वोटिंग करता है। तो सांसद को वोटिंग करता है, विधायक को वोटिंग करता है, और जो पंचायती राज व्यवस्था, तो इस पंचायती राज व्यवस्था में जो सदस्य होते हैं तीनों स्तर के, यानी कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, इन तीनों स्तर के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव भी प्रत्यक्ष होता है। और इसके साथ साथ पंचायत में ही वो राज्यों पर निर्भर करता है कि वो ग्राम प्रधानों का चुनाव प्रत्यक्ष कराएंगे कि अप्रत्यक्ष कराएंगे। तो ज़्यादातर राज्यों में प्रधान का भी, जो ग्राम पंचायत के सदस्य के अलावा जो मुख्य होता है, प्रधान होता है, उसका भी चुनाव प्रत्यक्ष होता है, कहीं कहीं अप्रत्यक्ष होता है। तो ये प्रत्यक्ष चुनाव के उदाहरण है जहां जनता सीधे वोट करती है। अप्रत्यक्ष में आएंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है क्योंकि यहाँ पे जनता वोट नहीं करती सीधे। राष्ट्रपति को कौन वोट करता है? राष्ट्रपति को यही सांसद, विधायक वोटिंग करते हैं। यानी राष्ट्रपति को विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर के निर्वाचित विधानसभा के सदस्य वोट करते हैं। तो विधायक और सांसद को कौन चुना? जनता। और विधायक और सांसद किसको चुनते हैं? राष्ट्रपति को। इसीलिए राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष चुनाव से चुना जाता है। राष्ट्रपति हो गए। इसके अलावा उपराष्ट्रपति, इसके अलावा विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। इसके अलावा जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। इसके साथ साथ पंचायत स्तर पर जो क्षेत्र पंचायत के मुखिया होते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? ब्लॉक प्रमुख, उनका भी चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। और जो जिला स्तर पर जिला अध्यक्ष होते हैं पंचायत के, उनका भी चुनाव अप्रत्यक्ष होता है।
अब देखिए, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, जो हम अभी चर्चा कर रहे थे चुनाव आयोग की, इलेक्शन कमीशन की, भारत में ये पूरे भारत को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि पूरे भारत में सांसद यानी कि लोकसभा का जब चुनाव होता है, विधायक यानी कि विधानसभा का जब चुनाव होता है, इसके साथ साथ राष्ट्रपति का चुनाव जब होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव जब होता है, विधान परिषद का और राज्यसभा का और विधानसभा का, इनका जब चुनाव होता है तो कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन, भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। तो भारत का निर्वाचन आयोग किसका कैसा चुनाव कराता है? लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का, विधान परिषद का, इसके अलावा राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है। अब जो हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था है, तीनों स्तर की, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, इसका चुनाव कौन कराता है? तो इसका चुनाव राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग होता है, वो करवाता है। अब देखिए, हमारे यहाँ जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जो लोग चुने जाते हैं, दरअसल वो किस प्रकार से चुने जाते हैं? एक सिस्टम होता है, मैं हिंदी में लिख के बताता हूँ आपका, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसको हिंदी में बोलते हैं आगे निकल जाने की पद्धति, आगे निकल जाने की प्रक्रिया या पद्धति। एक होता है लिस्ट सिस्टम, लिस्ट सिस्टम जो कि हमारे यहाँ अलाउ नहीं है। एक होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो आगे निकल जाने की जो प्रक्रिया है, इसका मतलब ये होता है कि जिसको ज़्यादा वोट मिल जाएगा वो जीत जाएगा। जैसे अगर किसी भी जगह 100 वोट हैं, यानी कि 100 लोग वोट कर रहे हैं और उसमें 3 प्रत्याशी खड़े हैं, 3 लोग खड़े हैं, तो इसमें जिसको ज़्यादा मिलेगा, यहाँ जरूरी नहीं है कि 100 में जिसको 51 मिलेगा, यानी कि आधे से ज़्यादा जिसको मिलेगा वही जीतेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इन तीनों में जिसको ज़्यादा मिल जाएगा, जैसे किसी को मिल गया 31, किसी को मिल गया 30 और किसी को मिल गया 29, है ना, या 39, तो हो गए ना 40, 30, 70, 30, 100। तो अब यहाँ पर ज़्यादा किसको मिला है? 39 वाले को मिला है, 51 नहीं मिला है। अगर मान लीजिए यहीं पे 4 होते, 4 हो गए होते, तो 25 चौका 100, 25 भी जिसको मिल जाता वो जीत जाता। तो इसी को बोलते हैं आगे निकल जाने की प्रक्रिया, और यही हमारे यहाँ लागू है लगभग हर अप्रत्यक्ष, मैंने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को छोड़ दें अगर, तो जो सामान्यतः लोकसभा के और विधानसभा के और जो नगर पंचायत हैं, क्षेत्र पंचायत हैं, ग्राम पंचायत हैं, इन सब में यही सिस्टम लागू है, आगे निकल जाने की प्रक्रिया। अब देखिए, निर्वाचन व्यवस्था, निर्वाचन व्यवस्था अभी आपको बताया ही कि इलेक्शन कमीशन जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो निर्वाचन कराता है, लोकसभा का, राज्यसभा का, ये सब। इसके आगे अब यहाँ से आप समझिए चुनाव तंत्र। चुनाव तंत्र का मतलब होता है कि जब चुनाव होता है, किसका चुनाव होता है? यहाँ कॉमन चुनाव की बात हो रही है, लोकसभा का भी हो सकता है, विधानसभा का भी हो सकता है ना। तो मैं एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ यहाँ पे विधानसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, मान लीजिए एक विधानसभा का चुनाव है। तो अब इस विधानसभा के चुनाव में कितनी मशीनरीज काम करती है, कैसे कैसे प्रक्रिया है, कैसे कैसे वोटिंग होती है, एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। चुनाव तंत्र, सबसे इस चुनाव तंत्र में हमने जो 1, 2, 3, 4, 5, एक अभी और आगे है, ये छठवां, 6 लेयर बनाए गए हैं। इनमें सबसे ऊपर हमने रखा है ECI को। ECI का मतलब होता है, मैं बोल के सुना देता हूं आपको, ECI मतलब होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हिंदी में क्या बोलेंगे? भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, ये सबसे बड़ी संस्था है जो चुनाव कराती है। भारतीय निर्वाचन आयोग यानी ECI में जो आयुक्त होते हैं 3, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अभी आपको हम बताएं, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है और यही निर्वाचन आयोग के सदस्य पूरे भारत में चुनाव कराते हैं। तो ये कैसे चुनाव कराते हैं?
ये अपने जस्ट नीचे, इनके जस्ट नीचे काम करते हैं सीईओ, चीफ इलेक्शन ऑफिसर, हिंदी में बोलते हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो होता है वो एक राज्य के लिए बनाया जाता है। जब जैसे मैं यूपी की ही अगर बात करूं तो यूपी में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश राज्य के चुनाव के लिए एक सीईओ की नियुक्ति करवाएगा। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ध्यान रखिएगा, सीईओ यानी मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। किसको करेगा? मतलब किसको इस पद पर बैठाएगा? तो राज्य में जो अधिकारी काम कर रहे हैं, राज्य सरकार के किसी एक अधिकारी को राज्य सरकार की सलाह पर और ईसीआई की सलाह पर उसको बनाएगा। ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी क्या काम करेगा? उस राज्य में जो चुनाव हो रहा है विधानसभा का, उसकी पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर रहेगी। पूरा वो हेड होगा, पूरे अपने राज्य का सबसे जिम्मेदार व्यक्ति होगा। अब सीईओ क्या करेगा? सीईओ हर जिले में, चूंकि केंद्र में क्या हो गए? राज्य हो गए, तो हर राज्य के लिए एक अलग अलग सीईओ होगा और प्रत्येक राज्य में जितने जिले हैं उन जिलों के लिए, हर जिलों के लिए एक डीईओ होगा। डीईओ का मतलब डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, यानी जिला निर्वाचन अधिकारी। तो जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी अपने पूरे जिले में चुनाव के पर्यवेक्षक करेगा, अधीक्षण करेगा, निर्देशन करेगा, यानी उसके देखरेख में चुनाव होगा। अब ये जिला अधिकारी क्या करेगा? अपने नीचे आरओ की नियुक्ति करवाएगा। आरओ मतलब इसको रिटर्निंग ऑफिसर बोलते हैं, इसको बोलते हैं चुनाव अधिकारी। चुनाव अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर, यानी जिले के नीचे आरओ काम करेंगे, रिटर्निंग ऑफिसर, चुनाव अधिकारी। ये आरओ कहाँ होंगे? एक विधानसभा के लिए जिम्मेदार होंगे। क्योंकि विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो जो विधानसभा के जो बनाए गए हैं, अलग अलग क्षेत्र बनाए गए हैं, विधानसभा क्षेत्र जिसको बोलते हैं, तो प्रत्येक क्षेत्र के लिए चुनाव कराने के लिए हर क्षेत्र का अलग अलग एक आरओ की नियुक्ति होगी और ये भी यानी केंद्र राज्य सरकार का कोई एक अधिकारी होगा। ध्यान रखिएगा, इन सब की नियुक्ति, जैसे ईसीआई की नियुक्ति कौन किया? राष्ट्रपति किया। लेकिन हाँ, सीईओ की भी नियुक्ति राष्ट्रपति किया, डीईओ की भी नियुक्ति, आरओ की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बेशक इनकी नियुक्ति में इनका रोल होता है, इनसे सलाह लिया जाता है, इनकी नियुक्ति में इनसे सलाह लिया जाता है और इनकी नियुक्ति में इनसे, लेकिन करता कौन है? राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है। तो चुनाव अधिकारी क्या करते हैं? अपने क्षेत्र में, जहां उनके क्षेत्र में चुनाव होना है, विधानसभा क्षेत्र में, उसकी पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है और इनके सहयोगी के रूप में ईआरओ होते हैं। और ध्यान रखिएगा, ईआरओ की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के ही माध्यम से होती है। और ईआरओ का मतलब होता है इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, यानी कि इसको हिंदी में बोल सकते हैं चुनाव पंजीकरण अधिकारी। चुनाव पंजीकरण अधिकारी, चुनाव पंजीकरण अधिकारी जो होते हैं ना, उनका मुख्य काम होता है जो चुनाव आयोग ने लिस्ट जारी की है उस विधानसभा क्षेत्र के लिए, उस लिस्ट को तैयार करना, पूरी लिस्टिंग करना पंजीकरण अधिकारी का काम होता है। और यहाँ तक की नियुक्ति 1, 2, 3, 4, 5, इन पांचों पोस्टों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब ईआरओ क्या करते हैं? ईआरओ पीओ की नियुक्ति करते हैं, मतलब ईआरओ के नीचे पीओ होते हैं। पीओ को हिंदी में बोलते हैं पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी, प्रेजेंटिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति डीईओ करता है, जिला निर्वाचन अधिकारी, आरओ और ईआरओ के सलाह से। ये पीठासीन अधिकारी कहाँ होता है? प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जितने मतदान सेंटर बनाए जाते हैं, केंद्र बनाए जाते हैं, तो प्रत्येक केंद्र पर एक पीठासीन अधिकारी होता है और इसके सहयोग के लिए अन्य अधिकारी भी होते हैं जिसकी नियुक्ति डीईओ ही करता है।
ये पीठासीन अधिकारी अपने एक सेंटर पर जिम्मेदार होता है चुनाव कराने के लिए। गुप्त मतदान पूरी शासन प्रशासन उसकी देखरेख में कार्य करता है। उस मतदान केंद्र से संबंधित कोई भी विवाद के लिए जिम्मेदार पीओ होता है, पीठासीन अधिकारी होता है। अब यहाँ तक मशीनरी समझ में आ गई कि जब एक विधानसभा का चुनाव होगा तब भी यही सिस्टम लागू होगा, लोकसभा का चुनाव होगा तब भी यही सिस्टम लागू होगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो पंचायत समितियां हैं हमारे यहाँ, जैसे ग्राम सभा का चुनाव जब होगा तब इसमें थोड़ा बदलाव हो जाएगा, क्योंकि निर्वाचन आयोग कराता नहीं उसको। पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग भी कुछ सिस्टम ऐसा ही अपनाएगा, जैसे डीईओ की नियुक्ति करेगा, फिर आरओ ईआरओ ऐसे ही वो नियुक्ति वो भी करेगा। चलिए, मशीनरी समझ गए आप। अब देखते हैं चुनाव प्रक्रिया। चुनाव प्रक्रिया में हमको क्या समझना है? सबसे पहले समझना है कि चुनाव का समय क्या होता है। जिससे मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ, यानी कि विधायकों के चुनाव की बात कर रहा हूँ, तो संविधान में ही लिखा है कि प्रत्येक विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। यानी कोई भी विधानसभा 5 वर्ष तक पूरा अपना कार्यकाल कर लेती है तो उस कार्यकाल को समाप्त होने के पहले ही अगली विधानसभा के लिए चुनाव हो जाना चाहिए, ठीक है, ताकि नई विधानसभा गठित हो तो 5 साल के ऊपर न जाए, ये नियम है। अगर विधानसभा 5 साल पूरा होने के पहले ही भंग हो गई तो भी चुनाव कराया जाता है। तो कुल मिला के 5 साल या 5 साल के पहले अगर कोई विधानसभा भंग हो जाती है तो भंग विधानसभा और नई विधानसभा के गठन के बीच में 6 माह से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। यानी भंग विधानसभा का ये प्रयोजन है कि 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। ये है चुनाव का समय। चुनाव कार्यक्रम, जब चुनाव का समय निर्धारित हो जाएगा तो चुनाव का कार्यक्रम जारी होगा। सब चुनाव कार्यक्रम में आप यही सब मान सकते हैं जो अभी हमने आपको बताया ये पूरा। अब इसी में आप समझेंगे कि चुनाव कार्यक्रम में क्या होगा, कि प्रचार कैसे होगा, आचार संहिता लागू कैसे होगी, ये सब पूरा सिस्टम बताया जाता है। अभी आपको आगे बताएंगे। शपथ ग्रहण देखिए, जैसे ही कोई विधायक जब चुन लिया जाएगा तो उसका शपथ ग्रहण होगा। लोकसभा सांसद भी चुन लिया जाएगा तो शपथ ग्रहण होगा। तो शपथ ग्रहण कौन कराता है? आरओ कराते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर जिनको बोलते हैं, यानी चुनाव अधिकारी। जैसे अगर लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो संसदीय क्षेत्र घोषित होता है, उस संसदीय क्षेत्र में एक ही व्यक्ति लोकसभा का सांसद होगा तो उसको शपथ ग्रहण करवाएगा आरओ। विधायक का है तो विधानसभा क्षेत्र का आरओ करवाएगा। अब इसमें एक चीज़ और जान लीजिए, लोग जेल से भी चुनाव जीत जाते हैं। अगर उन पर मतलब सज़ा नहीं सुनवाई गई है, मामला लंबित चल रहा है, तो चुनाव तो लड़ ही सकते हैं और जेल से भी हो सकता है जीत जाएं, लेकिन उनकी बेल ना हो तो उनका शपथ ग्रहण जेल में होता है। इसके लिए कारा अधीक्षक नियुक्त किए जाते हैं, या कार्य अधीक्षक के अलावा वो जिसको कहें वो नियुक्त किए जाते हैं और उनके सामने शपथ ग्रहण होता है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि चुनाव जीतने के बाद या चुनाव के समय या बाद में ही बीमार हो जाए कोई व्यक्ति, एक्सीडेंट हो जाए या किन्हीं कारणों से हॉस्पिटल में रहें, तो क्या होगा, तो उनका जो शपथ ग्रहण होगा वो हॉस्पिटल में ही होगा। इसके लिए क्या होगा, वहाँ पे जो अधिकारी होंगे हॉस्पिटल के, चिकित्सा प्रभारी अधिकारी, वो कराएंगे, नियुक्त होंगे। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि कोई विदेश चला गया हो घूमने, जीत गया है और विदेश में है, तो विदेश में क्या होगा कि वहाँ पे जो राजदूत हैं भारत के, उनके सामने वो शपथ ग्रहण लेगा। यानी शपथ ग्रहण कार्यक्रम तो होगा ही होगा। इसके लिए भारत के संविधान की 3री अनुसूची बनाई गई है शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए। चुनाव प्रचार, जब चुनाव की तारीख घोषित हो जाती है तो चुनाव होने के 48 घंटे के पहले 15 दिन तक, यानी कि 2 सप्ताह तक लगभग चुनाव का प्रचार करने का समय दिया जाता है। जैसे मान लीजिए 16 तारीख को चुनाव होना है, तो आप मान लीजिए कि 1 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक लगभग चुनाव प्रचार हो सकता है। इसके लिए जैसे ही आयोग चुनाव की तिथि घोषित करता है तुरंत आचार संहिता लागू हो जाती है। आचार संहिता क्या है? आचार संहिता का वर्णन संविधान में नहीं है, न ही संसद ने कोई विधि बना के इस नियम को बनाया है, बल्कि ये आचार संहिता जितने भी हमारे यहाँ राजनीतिक दल हैं उन सभी की स्वेच्छा से बनाया गया है और सबको मानना अनिवार्य होता है। जो भी आचार संहिता में बातें लिखी जाती हैं उनको कौन देखता है, उनका निरीक्षण कौन करता है? चुनाव आयोग करता है।
तो आचार संहिता जैसे लागू, आचार संहिता का मतलब होता है कि जो चुनाव होने वाला है तो उसमें एक नियम होता है कि आप यही बातें मतलब अपनी मर्यादा के बाहर नहीं जा सकते, आप ये चीज़ें नहीं बोल सकते। उसमें एक नियम होता है, उस दायरे में ही रह करके बातें करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, प्रचार करना पड़ता है। तो ये होता है और 14 दिन का लगभग समय दिया जाता है। मतदान दिवस जब होगा तो उसके 48 घंटे पहले से ही चुनाव प्रचार एकदम बंद हो जाएगा। और ये जो चुनाव मतदान एवं जो चुनाव चिन्ह होगा, इसकी घोषणा आप जानते हैं चुनाव आयोग कर ही देता है। अगर कोई भी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की है तो उसका चुनाव चिन्ह फिक्स होता है पहले से ही। क्षेत्रीय स्तर की है यानी कि राज्य स्तर की है तो उस राज्य में भी उसका फिक्स होता है। जैसे समाजवादी पार्टी राज्य स्तरीय पार्टी है लेकिन उसका चुनाव चिन्ह साइकिल निश्चित है, तो सपा का उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह साइकिल होगा ही। अगर कोई गैर पार्टी का आता है यानी निर्दलीय आता है तो उसका चुनाव चिन्ह आवंटित होता है। तो जो भी चुनाव चिन्ह आवंटित होता है उसको पूरा एक लिस्टिंग की जाती है उसके नाम के साथ, और ये जिम्मेदारी किसकी होती है? आरओ की होती है, रिटर्निंग ऑफिसर की होती है। फिर उसके बाद मतदान प्रक्रिया होता है। मतदान प्रक्रिया में क्या होता है कि जो सेंटर बनाए जाते हैं, मतदान केंद्र बनाए जाते हैं, वो 2 किलोमीटर की रेंज में होना चाहिए, 2 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और नियम तो ये बनाया गया है कि 1500 से अधिक मतदाता भी नहीं होने चाहिए, लेकिन प्रायः इससे ज़्यादा हो जाते हैं। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, बैलेट पेपर से पहले चुनाव होता था, अब ईवीएम से चुनाव होने लगा है, लोकसभा का, विधानसभा का, पंचायतों का भी चुनाव अभी उससे होता है ना, पैड से होता है, लेकिन ईवीएम से जो लोकसभा विधानसभा का चुनाव होने लगा है। चुनाव का पर्यवेक्षण और मतगणना, जन माध्यमों से कवरेज, चुनाव याचिका। चुनाव याचिका का मतलब होता है कि अगर किसी भी उम्मीदवार को लगता है कि चुनाव में कुछ गड़बड़ी हुई है तो वो याचिका दायर कर सकता है, और ये याचिका कहाँ दायर होती है? संबंधित राज्य के हाई कोर्ट में दायर होती है। और वो हाई कोर्ट अगर उस याचिका को स्वीकार कर लेता है और जो भी उसने दोष लगाया है वो दोष सही पाया जाता है तो चुनाव रद्द हो जाता है। जन माध्यमों से कवरेज का मतलब होता है कि जब चुनाव प्रचार हो रहा हो तो सोशल मीडिया और जो मीडिया के लोग होते हैं ना, वो वहाँ जा कर दिखाएं ताकि अधिक से अधिक लोग जागरूक हों, चुनाव के लिए आगे आएँ, चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो। ये सब प्रचार प्रसार करना ज़रूरी होता है। मतगणना जो होती है वो आरओ ही करता है, आप जानते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर ही करता है। मतगणना में जिसको मत ज़्यादा मिला, क्योंकि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम लागू है, तो जिसको भी ज़्यादा वोट मिला उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है और उसकी लिस्ट चुनाव आयोग के पास भेज दी जाती है। फिर लास्ट में चुनाव आयोग पूरा लिस्टिंग करके वो उसको पब्लिश करता है। और चुनाव के पर्यवेक्षण के लिए चुनाव आयोग कई स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति करता है। तो ये है पूरी इसकी प्रक्रिया जो हमने आपको बताई।